अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। उम्मीद करते हैं कि आपका जो वीकेंड है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा और आने वाला जो दिन है यानी कि ये वीकडे का जो आगाज़ है मंडे का और आगे आने वाला जो दिन है और आगे आने वाले दिनों में भी आप खुशहाल रहेंगे और अच्छा गुजरेगा। तो जनाब वीकेंड में क्या कुछ हुआ और आज यानी वीकडे जो स्टार्ट हुआ है 1 बजे तक क्या कुछ हो चुका है और क्या कुछ आगे आने वाले वक्त में होने जा रहा है, वो तमाम तर उसकी न्यूज़ और सब कुछ लेते हुए 1 बजे तक की जो हम आपके साथ अपडेट्स वगैरह हैं वो लेते हुए और उसके ऊपर तज्ज़िया तबसरे लेते हुए हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा से मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं काशिफ बशीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसा गुजरा आपका वीकेंड? जी, जो वीकेंड था वो तो बस आपको पता है कि हैपनिंग्स वाला ही गुजरा है। जिस तरह से क्या हैपनिंग्स हुई हैं वो आपके साथ मैं शेयर करती चलूँ। तोशा खाना केस का जो हवाला है उससे ये है कि इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो गया है, जबकि इसी हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट जो आपके सामने वो शेयर करें। आपको पता है एक रिकॉर्ड जारी हुआ है तोशा खाना में कौन कौन से तोहफे और तहाइफ जो है वज़ीर आज़म और सदूर की जानिब से लिए गए हैं और बड़ी एक लिस्ट के ऊपर आप कह सकते हैं ना, जिस तरह वो हो सकता है कि एक मैं क्या कह रही हूँ, एक बहुत जो फैक्ट्स जो होते हैं जिसके ऊपर सिर्फ घड़ी का जो है वो बात की जा रही थी, वो घड़ी के अलावा बहुत सा जो सिलसिला है वो सामने आया है और किसने क्या क्या नहीं लिया और क्या क्या लेना चाहिए था और क्या क्या बीच में उस लिस्ट के सबमिट किया गया है वो भी है। और 2002 तक का जो से आगे ऑनवर्ड्स जो है वो उसका जो रिकॉर्ड जारी किया गया है, उससे बैकवर्ड्स के जो रिकॉर्ड्स है वो जारी नहीं किए गए और उन्हें लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आज ही पेश करने का हुक्म दिया गया है। तो आप मुझे ये बताएं सर, तोशा पहले हम बात करते हैं तोशा खाना केस के हवाले से। तो इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर अच्छा, एक फैक्ट भी बताती चलूं कि फैसला महफूज तो हो गया है लेकिन इसका दोबारा जो है ये पेशी वो जो है 3:15 बजे। हाँ। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि इसमें एक बड़ा जबरदस्त मोड़ आया है और इसमें बड़े जो लीगल फैसिलिटी के जो बड़े माया नाज वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उनको आज जो है वो पेश हुए हैं। लेकिन उन्होंने इस केस के मैं समझता हूँ कि वहाँ पे धज्जियाँ उड़ा दी हैं आज। और सबसे पहले उन्होंने मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बात की है, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इसके साथ जो वकील पेश हो रहे हैं, एक तो उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये केस कर नहीं सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये जो इसके साथ बयान हल्फी लगा है और एप्लीकेशन लगी है उनके जो सिग्नेचर्स हैं वो डिफरेंट हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा जी सबसे पहले ये फैसला किया जाए कि ये केस काबिल समाअत है कि नहीं है। तोशा खाना की बात करें आप? यस, अच्छा, इस्लामाबाद में। तो ख्वाजा हारिस साहब मैं बताता चलूं कि बहुत बड़े लॉयर हैं और पाकिस्तान में एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर होते थे ख्वाजा खुर्शीद अनवर, जो बहुत पढ़े लिखे थे। आप फैक्ट्स बता रहे हैं आप। ये उनके भतीजे हैं। अच्छा। और उनके वालिद जो है ना ख्वाजा सुल्तान क्रिमिनल के बहुत बड़े लॉयर थे, आज से 25-30 साल पहले उनकी डेथ हुई थी। और ये ख्वाजा हारिस साहब वो हैं जो इमरान खान का जो नैब की अमेंडमेंट्स की गई हैं उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में ये वकील है। और इससे पहले बड़ी दिलचस्प बात है कि 2017-18 में जो पनामा लीक्स के जो केसेस चले थे नवाज शरीफ एंड फैमिली पे, ये उस वक्त नवाज शरीफ साहब के वकील थे। तो मेरा इनसे ताल्लुक इससे भी है कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब के जो साहबजादे हैं ख्वाजा इरफान अनवर, वो अमेरिका में रहते हैं। तो वो उस वक्त जब आते थे तो ये उनके वकील थे। तो सर यहाँ हमें इमरजेंसी ब्रेक लेनी पड़ रही है, नाजरीन हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाज़रीन आप जानते हैं कि इस वक्त इलेक्शन के मामलात जो हैं काफ़ी सरगर्म हैं कि हर कोई चाहता है कि इस टाइम पर जो इलेक्शंस हैं वो टाइम पर हो जाएं और उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे की पार्टी में शामिल होने के लिए, शमूलियत इख्तियार करने के लिए बहुत से लोगों को दूसरी पार्टी से भी हैं जो कि समझ लें आप एक तरह से उनको दावत दी है और बहुत से लोगों ने ज्वाइन करने की कोशिश भी की है। एक
एक ऐसा ही चेहरा जो कि आप सब जानते हैं और हमें सर्व भी कर चुके हैं, साबिक गवर्नर चौधरी सरवर साद हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने रिसेंटली काफ लीग को ज्वाइन किया है। एक तो हम उनको खुशखबरी भी दे, मतलब लाइक उनको वेलकम कहना, मुबारकबाद कहना चाहते हैं, लेकिन ये जरूर सुनना चाहेंगे उनसे, कमेंट्स भी लेना चाहेंगे कि उन्होंने ये आखिर क्या सोचा और क्या समझा और क्यों ज्वाइन की। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत मुबारक हो सर, आपने काफ लीग ज्वाइन की और मैं समझती हूँ कि इस टाइम पर जो हमारा राइट टाइम है, राइट टाइम की डिसीजंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी है कि आप उस वक्त वो वाले डिसीजंस लें कि जो इस टाइम पर हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। कहा यह भी जा रहा था कि आपको कोई ओहदा भी दिया जा रहा है, यानी कि उस काफ लीग की पार्टी का जो है ना वो सदर बनाया जा रहा है। आपके जहन में क्या बात थी, आपने क्यों ज्वाइन किया और आने वाले वक्त को आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया जी। और इंतहाई अहम सवाल आपने पूछा है मुझसे। देखें, अगर मैं इक़्तिदार की ख्वाहिश होती तो यकीनी तौर पर मैं जो है किसी और पार्टी में जाता, क्योंकि इक़्तिदार जो है वो तो फ्यूचर में या तहरीक इंसाफ के पास होगा या अपना नून लीग के पास होगा या पीपल्स पार्टी के पास होगा। यही तीन बड़ी जमातें हैं और पाकिस्तान की बदकिस्मती भी यही है कि जब लोग अपोजिशन में होते हैं तो ये सिर्फ इनकी एक ही सिमत होती है कि किस तरीके से इक़्तिदार में आना है। ये कभी नहीं सोचते कि इक़्तिदार में आने से पहले तैयारी कर लें कि इस मुल्क में इनकार के बाद करना क्या है, इसकी हेल्थ को कैसे दुरुस्त करना है, एजुकेशन को कैसे दुरुस्त करना है, कर्जों का बोझ जो है मुल्क पर वो कैसे कम करना है, इनकम टैक्स जो है हमारी आमदनी उसको कैसे बढ़ाना है, गुर्बत को कैसे खत्म करना है। तो इस पे कोई बात ही नहीं करता। तो यूरोप में क्यों डेमोक्रेसी जो है वो कामयाब है? इसलिए कि वहां पर पार्टियां जो हैं अपना मंशूर देती हैं, अपनी एक टीम बनाती हैं। लोगों को पता होता है कि अगर फलां पार्टी जो है बरसर इक़्तिदार आएगी तो उसके सूबों में कौन वजीर आला बनेगा, मरकज में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो यहाँ पंजाब जो है 54% ऑफ पाकिस्तान है, तो यहाँ ये नहीं पता होता पंजाब के लोग जब वोट देते हैं कि उनका चीफ मिनिस्टर किसने बनना है, उनका एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा, उनका फाइनेंस मिनिस्टर होगा। और यही एक सिस्टम की कमजोरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जा रहा है। और किसी पार्टी के पास प्रोग्राम नहीं होता, मंशूर नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता कि मुल्क को किस तरीके से चलाना है, जिसकी वजह से हम बदकिस्मती से इस सूरत हाल में पहुंचे। तो मेरी एक ही ख्वाहिश थी जब मैं पाकिस्तान आया था कि जब मैं तहरीक इंसाफ में गया था उस वक्त ये एक ऐसी पार्टी बनाऊं जो जमहूरी पार्टी हो, मुशावरत के साथ चले, उसके पास पूरा प्रोग्राम हो, इम्प्लीमेंटेशन का पूरा प्लान हो। क्योंकि मंशूर देना तो बड़ा आसान है, लेकिन बात यह है कि उसको इम्प्लीमेंट करना कैसे है। लेकिन फिर उनसे इम्प्लीमेंट नहीं होता कि उनके पास तजर्बा नहीं होता, उनके पास अच्छी टीम नहीं होती। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग, एक तो मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं और कल भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आज के बाद जो हमारा ऑफिशियल नाम है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है जी, काफ लीग नहीं। ओके। तो एक तो गुजारिश है कि हम इंशाल्लाह यही लिया जाएगा, पाकिस्तान मुस्लिम जो है। तो अब इंशाल्लाह हम एक मंशूर देंगे, हम एक प्रोग्राम देंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको एक जमहूरी पार्टी बनाएंगे जो नीचे से ऊपर की तरफ ऑर्गेनाइज होगी। और हम जो हमारे ओहदेदारान होंगे या जो हमारे होंगे कैंडिडेट हुआ करेंगे, वो लोकल लेवल पे लोकल पार्टी फैसले किया करेगी कि हमारा एमपीए का कैंडिडेट कौन है। जिस तरीके से यूरोप में इंशाल्लाह मैं इसको एक रोल मॉडल बनाना चाहता हूं ताकि दूसरी पार्टियां इसको। ओके चौधरी साहब, मेरा आपका ताल्लुक तो उस वक्त से जब नून लीग के आप गवर्नर थे, उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आई, फिर वो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी थी। लेकिन मैंने तो आपको हमेशा वहाँ पे जो परेशान पाया उस महल में जिसको हम गवर्नर हाउस कहते हैं। लेकिन आज अगर आपने पीएमएल, अगर हम तो क्यों कहते हैं, आई एम सॉरी, लेकिन पीएमएल ज्वाइन की तो उसमें तो चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा के अलावा इस वक्त में कुछ रह नहीं गया।
लेकिन कुछ ऑब्जर्वर्स ये भी कह रहे हैं कि आपके थ्रू एक किंग्स पार्टी बनाई जा रही है, जैसा कि माजी में होता रहा है पाकिस्तान में। आपका टेक? देखिए, मैं जो है कोई ये पार्टी नहीं बना रहा है इसको। इंशाल्लाह पार्टी में और चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा साहब, सालक साहब, हम मिलकर बनाएंगे। देखिए, इसमें कोई मेरे ख्याल से वो टेक्निकल, आपको पता है, उसकी वजह से डिफ़िकल्टीज सामने आ जाती हैं। वो बता रहे थे कि हम लोग जो हैं वो एक पार्टी नहीं बनाने जा रहे, वो ये बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह ये कहते हैं कि वो जिंदा नहीं, मरे हुए घोड़े को एक दफ़ा फिर जान डालना चाह रहे हैं। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपकी जो पार्टी जो है उसके बाद वो उसके अंदर अच्छा, जिसे कहते हैं कि वो इसको आगे लेकर अपने फ्यूचर के लिए करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कैसे आप बताएं कि वो आपके नजरिए में ये क्यों इस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं? मतलब मेरा ताल्लुक उनसे बहुत पुराना है जी, कि जब ये नून लीग के गवर्नर थे तो उस वक्त भी मेरा ताल्लुक था। गो कि मेरा ताल्लुक नून लीग से इतना अच्छा नहीं है, आपको पता है, लेकिन मैं वो जब भी वहाँ जाता था तो इनको परेशान पाता था, क्योंकि इनके पास ज़्यादा लोग जो हैं इनके गांव से या दूसरी जगहों से आते थे, ओवरसीज़ लोग आते थे, तो कब्जे हुए होते थे उनकी जगहों पर। तो जब कब्जों वालों पर ये अपने आप को बड़ा बेबस पाते थे और बड़े परेशान होते थे। तो यही हालात जो हैं, ये जो पीपल्स जब पीटीआई के गवर्नर थे तो इन्होंने लातादाद दफ़ा मुझे बुलाया, हमारे दोस्तों को बुलाया। उस वक्त भी इनकी परेशानियाँ यही थी गवर्नर साहब की। जी गवर्नर साहब, आप सॉरी चौधरी साहब, आप बात कर रहे थे PMLQ की। वो PML की बात करते थे कि पाकिस्तान, चलिए कोई बात नहीं, अब हम उसको PMLQ करेंगे, लेकिन हमारे तो आपको पता नहीं जी, टाइम लगेगा हमारी जुबानों का क्यों चढ़ा हुआ है। नहीं, वैसे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो क्यू के नाम से ही है, ऑब्वियसली वो नून भी साथ है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में थोड़ा जाएगा। बेसिक सवाल यही था कि इतनी देखें, ये इस पार्टी तो आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के गवर्नर भी रहे, उनमें रहे आप, उसके बाद आप जब इस PML में आए हैं तो मैं नहीं समझता कि कमिंग इलेक्शन जब भी होते हैं उसमें आपकी कोई पार्टिसिपेशन ऐसी नजर नहीं आ रही है आपकी पार्टी की। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि ये मेरी जो स्ट्रेटजी है पार्टी की, और पार्टी को डेवलप करने की, पार्टी को आगे लेके जाने की, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी नहीं है। अगर ये मैं शॉर्ट टर्म सोचता तो फिर यकीनी तौर पर मैं इस पार्टी में नहीं आता। मुझे पता है कि मुझे जीरो से शुरू होना है और यहाँ से पार्टी को ऊपर लेके जाना है। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि हर इंसान की एक कोशिश होती है। जब मैं पाकिस्तान में आया था तो मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान में एक ऐसी पार्टी जो है बनाऊं, इस पार्टी को एस्टेब्लिश करूं जिसमें जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें। देखें, हकीकत मेरे ख्याल से उनके भाई, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली वो का नहीं बन सकता, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं हैं जी। आज से 15-20 साल पहले अपनी लोग नेकनामी पे, अपनी कम्युनिटी सर्विस पे कम से कम काउंसलर और चेयरमैन बन सकते थे, MP भी बन सकते थे। लेकिन पाकिस्तान में हालात ये हो गए हैं कि दिन ब दिन पैसे का अमल जो है सियासत में बढ़ता जा रहा है। जब पैसे सियासत में आप लगाते हैं तो जब आप आते हैं इक़्तिदार में तो फिर पैसे पूरे करते हैं। अगर पार्टियां इस मुल्क में मजबूत हो जाएं तो ये जो पैसे का अमल दखल है ये कम हो जाएगा। हम एक यूरोपियन स्टाइल, जो जहां पर मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजारी है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तजर्बा है कि पार्टियां किस तरीके से काम करती हैं, अपनी पॉलिसियां किस तरीके से काम करती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मुल्क के घनौने मसाइल हैं, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम आने वाले महीनों में एक जामे प्रोग्राम देंगे पाकिस्तान की कौम को। अल्लाह करे जी ऐसे ही हो। चौधरी साहब, तो आपने अपनी सारी जिंदगी की सियासत जो है आपका, उसकी रीपेमेंट इस तरीके से करेंगे। एजुकेशन का निजाम ये देंगे, 2.5 करोड़ बच्चा जो स्कूलों में नहीं जाता। लेकिन देखें कि आप मुझे ये बता दें कि पिछले सालों में हुआ ये है कि मैं 2013 में पाकिस्तान काशिफ आया था जी। तो उस वक्त जो गोइंग रेट था, ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, पानी के प्रोजेक्ट बनते हैं, तो गोइंग रेट 10 से 15% के मिशन का थे। तो अब माशाल्लाह, अल्लाह माफ़ करे हमें,
अब 55% पे चला गया है। तो आप ये बताएं कि जिस मुल्क में जो प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के 50% उसका पैसा लोगों की जेबों में चला जाए, करप्ट अफराद की, चाहे वो सियासतदान हैं, MNA हैं, MP हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी हैं, तो फिर उस मुल्क में क्या बनेगा? आप अभी बात कर रहे थे तोशा खाने की, तो मैं समझता हूं कि एक ही बात पे आप कंपैरिजन कर लें कि क्यों इंडिया हमसे आगे चला गया है और हम पीछे रह रहे हैं। अगर तोशा खाना का मामला आप देख लें तो ये कहने में मुझे आर्म नहीं है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। आप उधर देख लें कि नरेंद्र मोदी, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि वो फाशिस्ट है और वो एथनिक मिनॉरिटीज जो हैं उनको बराबरी का सलूक नहीं देता, लेकिन तोशे खाने पे उसका बयान पढ़ें कि जितने पैसे उसको चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जितने भी तोहफे मिलते हैं वो उनकी ऑक्शन करता है, वो सारे का सारा पैसा जो है एजुकेशन के लिए देता है। तो जब तक ये हमारी लोगों का ग्रीड जो है, ये लालच जो है, आप बिलियनेर हैं और एक तोशे खाने से कोशिश कर रहे हैं कि वहां से भी हमें 4 पैसे बच जाएं, तो ये हमारी पूरी कौम के लिए एक नदामत का बायस है। और काशिफ, आप जानते होंगे कि जब बरतानिया में ये जो स्कैंडल चला था वहां पर पार्लियामेंटेरियन का एक्सपेंसेस का, और वो बहुत स्मॉल स्कैंडल था, 10,000 पाउंड का, किसी ने 5,000 पाउंड का, 100 के करीब मेंबर्स पार्लियामेंट मॉरली इस्तीफा दे गए थे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की चोई साहब, आपने अपनी सियासत जो है बरतानिया से शुरू की। अगर हमने इसको बनाना है, इसको बचाना है, और जिस तबाही पे हम चले गए हैं, अगर हमने अपने आप को दुरुस्त ना किया तो ये चीजें हमारे लिए वर्ष आने वाली हैं। बिल्कुल ठीक है चोई साहब, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। आपने अपनी सियासत जो है बरतानिया से शुरू की, क्योंकि मैं तो आपको बहुत पुराना जानता हूँ, लेकिन हमारी जो मतलब आपने जहाँ पे सियासत की वो मदर डेमोक्रेसी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी वहां से ड्राइव किया गया, लेकिन आप नहीं समझते कि 2 दफा आप इख्तिदार का हिस्सा रहे और बड़ी पावरफुल जमातों का हिस्सा रहे, तो अब आप जो इसके मुस्लिम लीग नून जो PML आपने ज्वाइन की है, इसके बाद आप बेबस हो जाएंगे, आपके पास कब टाइम आएगा, कब करेंगे। तो ये जो मामला था और इसके साथ ही जुड़ा एक और सवाल है, एक और सवाल ले लीजिए। देखिए, बात है कि अब मैं बेबस नहीं हूं। अच्छा, अब मैं पार्टी को तारक बशीर चीमा साहब ने कम से कम, मेरे पास अगर पावर नहीं आती तो मैं तो मुल्क के हालात ठीक नहीं कर सकता, वो तो आप पावर में आके कर सकते हैं, लेकिन मैंने पावर में भी आके देख लिया, उसमें भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि सारे इख्तियारात का मंबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के है। बल्कि मिनिस्टर जो हैं वो भी मेरे पास एज ए गवर्नर तो बेबस होते थे, रोते थे, आके पार्टी के वर्कर भी बेबस थे। तो असल बात यह है कि कम से कम अब मेरे पास फ्री हैंड है कि मैं पार्टी को उन असूलों पे जो है ऑर्गेनाइज करूंगा जो मुल्क में एक पॉजिटिव रोल जो है अदा करेगी। और आप देखेंगे कि पार्टी में, देखें बरतानिया में मैं टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर थे, तो सारी दुनिया को पता है कि जब इराक की बार हुई, जो है अपना अफगानिस्तान पे हमला हुआ, तो मैंने अपनी पार्टी को कंडेम भी किया, उनके खिलाफ तकरीरें भी की, उनके खिलाफ वोट भी दिया। लेकिन वहां और यहाँ का फर्क ये है, और इस फर्क को हमें खत्म करना है, कि यहाँ पर जो है स्लेव्स हैं, पार्टी के कारकुन नहीं है। जो पार्टी का लीडर कहता है वो कहते हैं यस सर। चोई सरवर साहब, आपकी बात से तो मैं ये मतलब डिसएग्री करते हैं, वोट खिलाफ देते हैं, तो कोई आपको नहीं कहता है कि आप पार्टी से डिसलायल हैं या आप गद्दार हो गए। यहाँ तो आपको पार्टी के लीडर से आप आपकी स्टेटमेंट से चोई साहब मुझे एक सवाल ले लीजिए। चाहता हूं पार्टी में हमारे लोगों को इख्तियार होगा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का, और कलेक्टिव डिसीजन होंगे, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी। अच्छा, लेकिन एक और बात, सवाल ले लीजिए, पार्टी में जमहूरियत लेगी। इसका मतलब है सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि पाकिस्तान की पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। साहब, इसका मतलब है कि चौधरी सरवर साहब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का रोल प्ले करने जा रहे हैं। तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की तरह आप जब ऑपोजिशन में होंगे, किसी की भी गवर्नमेंट आती है, कोई शेडो कैबिनेट्स बनेंगी, और जो ट्रू क्रिटिसिज्म है एज ए ऑपोजिशन लीडर वो होगी। इससे एक और सवाल ले लीजिए साथ, कि जो कुछ आजकल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पाकिस्तान में हो रही है, स्पेशली इमरान खान के साथ, उसमें भी आप अपना टेक जरूर दीजिए। जी, 2 सवाल आपने बहुत अहम उठाए काशिफ। मैं इंतजार नहीं करूंगा अगली हुकूमत के आने का। आप देखेंगे कि अगले 3 महीनों में हमारे इश्यूज क्या हैं। मेन हमारा
अगर इस मुल्क में हमने तब्दीली लानी है, इस मुल्क को हमने डेट से रिलीज कराना है, गुर्बत को खत्म करना है, तो हमने सबसे पहले हमें फोकस करना पड़ेगा अपनी एग्रीकल्चर पे। और इंशाल्लाह हमारा एग्रीकल्चर का स्पोक्स पर्सन होगा जो बताएगा कि किस तरीके से हम सीड बेहतर ला सकते हैं, किस तरीके से हम नंबर 2 खादें मिलती हैं, नंबर 2 सीड्स मिलते हैं, सारी चीजें जो हैं किस तरीके से हम अपनी यील्ड बेहतर कर सकते हैं, तो एक पूरा प्रोग्राम हम देंगे। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मसला एनर्जी है, एनर्जी का बहरान है, तो उस पर भी हम इंशाल्लाह पूरा एक प्रोग्राम देंगे। देखिए, मैं जब चांसलर था यूनिवर्सिटी का, तो मैंने तमाम यूनिवर्सिटियों में सोलर सिस्टम लगवाए हैं। अब उनको 10 रुपए में यूनिट बिजली सोलर पे कास्ट कर रही है और दूसरे तरफ 60 रुपए पर यूनिट कास्ट कर रही है। तो इसके अलावा माइनिंग है। मैं समझता हूं कि बलोचिस्तान एक हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलोचिस्तान से है। अच्छा। अगर हम माइनिंग पे वहां तजर्बा कर लें तो सिर्फ जो रिकॉर्ड एक है वो पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतार सकती है। तो फिर उसके अलावा आईटी है, आईटी में आप बच्चों को ट्रेन करके यहाँ बैठे डॉलर जो है आप कमा सकते हैं। फिर रेमिटेंसेज हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को हम अगर इंसाफ दे दें इस मुल्क में, उनकी ज़मीनों पे, उनके घरों के, उनके बिजनेस पे जो कब्जे हो जाते हैं, वो हम उनको इंसाफ फराहम कर दें, तो वो ही काफ़ी है हमारा डेट उतारने के लिए। तो ऐसे इंशाल्लाह मैं ना चौधरी साहब से ना बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। और हम जो है इंशाल्लाह एक पूरा प्रोग्राम जो है रीपेमेंट डेट का, हम एक पूरा प्रोग्राम पाकिस्तान को देंगे। दूसरी बात आपने विक्टिमाइजेशन की है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं गवर्नर था, मेरे तमाम साथी और दोस्त और मीडिया के लोग जानते हैं कि मैंने राना सनाउल्लाह को जब उस पर फीम डाली गई थी तो मैंने उसको अप्रूव नहीं किया था। मैं समझता था कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो ठीक नहीं है। तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को मैं जब हुकूमत में था तो उस वक्त भी मैं उसकी मजम्मत करता था, और आज भी अगर जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है तो उसकी भी मैं मजम्मत करता हूं। मैं समझता हूं कि हमें हम सब सियासतदान हैं, हमें राउंड द टेबल आपस में बैठना चाहिए, हमें नेगोशिएशन करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, निकालना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क में इलेक्शन भी करवाने चाहिए। जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, क्या मैं समझूं कि आप कोई आने वाले दिनों में इसमें अपना कोई रोल प्ले करने जा रहे हैं कि किसी को, इनको सबको एक टेबल पे बिठा के? बिल्कुल जी, मैंने तो कल जब मैंने ज्वाइन किया है, आपको मालूम है कि चौधरी शुजात साहब का हमेशा रिकंसिलिएशन का रोल रहा है, और मुझे इस बात पे बड़ी खुशी है कि माशाल्लाह कम से कम सारी दुनिया ये कहती है कि चौधरी शुजात एक ईमानदार और क्रेडिबल पर्सन है। तो हम उस बात को जारी रखते हुए इंशाल्लाह तमाम पार्टियों को दावत देंगे कि खुदा के लिए अपनी नफरतों को ख़त्म करो। मुल्क मुश्किल में है, पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, महंगाई से उनकी कमर टूट गई है, लोग इससे रिलेटेड मेरा मजबूर हैं। तो इन हालात में हमें सियासत छोड़ के इस मुल्क को बेहतर करना है। एक बात मैं काशिफ आपसे कहता हूँ, इस मुल्क का फ्यूचर उस मुल्क में क्या होगा कि जिस मुल्क में मुझे नहीं पता कि वो जो जिले शाह बेचारा जो है शहीद हुआ है, में मारा गया, कम से कम, और पाकिस्तान की कौम ये तो डिजर्व करती है कि उनके सामने हकायक लाए जाएं। लेकिन सूरत हाल ये है कि हुकूमत ये कह रही है कि इसको उनका एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह बाद नामालूम अफराद उनको अस्पताल छोड़ रहे हैं, उसके बारे में वो कह रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये पुलिस ने इनके साथ टार्चर किया है, जिसकी वजह से वो शहीद हुए। तो मैं समझता हूं कि जब ये हालात कि ऐसे वाक़यों को भी हम सियासी तौर पे ले जाएं और हकायक की तरफ ना आए, तो इससे बड़ी बदकिस्मती मुल्क की क्या हो सकती है। इसलिए मैंने आज सुबह मैं उनकी फैमिली से मिला हूँ। अच्छा। जिले शाह की वालदा को मिला हूँ, वालिद को मिला हूँ, भाई को मिला हूँ, और मैं समझता हूं कि वो डिजर्व करते हैं कि उनके सामने हकायक लाएं। इसलिए मैं पंजाब हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता हूं कि अदालती कमीशन बनाया जाए, ताकि पाकिस्तान के अवाम भी और उनकी फैमिली जो है एटलीस्ट दे डिजर्व टू नो द ट्रूथ, कि उनको हकायक का पता चले, उनको सच पता चले कि किस्सा क्या है। चौधरी साहब, छोटी सी ब्रेक लेके दोबारा कंटिन्यू करेंगे। हम छोटी सी ब्रेक वापस हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक टू द नाजरीन मिड डे शो। और हम लोग जाने से पहले ब्रेक पर चौधरी सरवर जो कि गवर्नर पंजाब रह चुके हैं साबिक, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। चौधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। मैं चौधरी साहब से पूछना चाहूँगी कि बड़े के हाई स्पिरिट्स में उनकी बातें सुन के एक मोटिवेशन लेवल जो है ना हाई होता हुआ नज़र आ रहा है। चौधरी साहब जब आप आए थे तो आप बड़े मोटिवेशन एक स्पिरिट्स के साथ आए थे और समहाउ आपने जो भी पार्टीज ज्वाइन की उसमें आपको उनकी पॉलिसीज और स्ट्रैटेजी से हमेशा ही कुछ ना इख्तलाफ रहा, जिसकी वजह से जिसकी बेसिस पर आप वो छोड़कर नेक्स्ट पार्टी को आपने ज्वाइन किया। अभी भी आप तब्दीली की बात कर रहे हैं और जो आपने पार्टी ज्वाइन की है जैसे कि मुस्लिम लीग काफ उसको कहा जाता था, लेकिन अब आपके कहने पर हम लोग उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही कह रहे हैं, आपने ज्वाइन किया। और अब मैं ये आपसे बेसिक एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि अब आपको उनकी कौन सी पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज पसंद आई जिसकी बिना पर आप जो एक मॉड्यूल लेकर आए कि आप पाकिस्तान को उस तरह से देखना चाहते हैं, तो उस तरह से वो पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज इस पार्टी के थ्रू आप पूरी करके पाकिस्तान को एक रोशन मुस्तकबिल देना चाहेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि मैं मुस्लिम लीग में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में इसलिए आया हूँ। एक तो ये है कि जिन लोगों से भी मैंने मशावरत की, उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन क्रेडिबल आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है। उनका बेटा सालिक हुसैन जो है वो भी माशाल्लाह बहुत, उनके बारे में बड़ी अच्छी शोहरत है। पार्टी बड़ी और छोटी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वो टीम बनाना चाहता हूँ जिनकी जो है मोरालिटी में भी और इंसाफ में भी और ईमानदारी में भी उनका एक नाम हो। तो मैं बड़े ये बात फख्र से कहता हूँ कि कम से कम मैंने 200-300 लोगों से मुशावरत की है। उनमें दानिश्वर भी हैं, उनमें मीडिया के लोग भी हैं, एंकर भी हैं, सियासतदान भी हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के सियासतदान हैं। तो उन सब ने एक बात ज़रूर कही है कि चौधरी शुजात एक तो क्रेडिबल आदमी है और दूसरा हमेशा उसने रिकन्सिलिएशन की, लोगों को जोड़ने की पॉलिसी अपनाई है। और यही मेरी सोच है। मैं समझता हूँ कि ध्यानदार होना चाहिए सियासतदान को, और फिर उनके पास होना चाहिए कि लोगों को जोड़ना चाहिए, लोगों को तोड़ना चाहिए। इस वक्त जिस तरीके से लोगों में एक दूसरे के साथ दुश्मनियाँ, लड़ाइयाँ और ये सियासी चीज़ें दुश्मनी में तब्दील हो गई हैं, तो इस दुश्मनी को हमने कम करना है। देखें, आपके मसाइल जो हैं, सड़कें बंद करने से, जुलूस निकालने से, धरने देने से पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होने। आज पीडीएम अरसर इक़्तिदार है, पीटीए धरने दे रही है, कल को वो आएंगे, वो दूसरे देंगे, तो इससे जो है शहर का निज़ाम बंद हो जाता है, बिजनेस कम्युनिटी को नुकसान होता है, लोगों को, ट्रैफिक वालों को नुकसान होता है। तो हमें भाई इस मुल्क को कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे लेके जाना है और अपने मुतालबात मनवाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम सड़कों को बंद करें। और यही बात अप्लाई मैं पीटीए पे कर रहा हूँ और यही बात वो भी कर रहे थे। लेके आ जाते थे। भाई इस मुल्क में हमने लोगों के मसाइल हल करने हैं, लोगों के मसाइल के हल की तो बात ही नहीं करता। जो पैसे कमा रहे हैं, गरीब आदमी पिस गया है। तो मैं तो ये सोच लेके आया हूं कि एक प्रोग्राम इंशाल्लाह मैं दूंगा। मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने 40 साल बरतानिया में पॉलिटिक्स की है और अहम ओहदों पे वहां पर रहा हूं। वहां पर ग्लासगो चौधरी साहब लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए मेरा। चौधरी साहब, आज दुनिया भर में बनने के बाद चौधरी साहब लास्ट क्वेश्चन, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये आज भी मेरी सर्विसेज को बरतानिया के लोग और ग्लासगो के लोग तस्लीम करते हैं। जी मैं एग्री, आई नो, हमारे लोग भी जानते हैं। इसको आगे लेके जा। चौधरी साहब मेरा लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। आज पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रही है वफाकी हुकूमत जो पीडीएम की है, और जो इसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट्स की हैं, उसके अलावा अमेरिकन कांग्रेसमैन भी जो है वो बोल रहे हैं। तो एज ए ऑपोजिशन लीडर ही मैं आपको कहूँगा, आप कैसे देखते हैं पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उसका जो रोल है इस वक्त, जो बायस्ड नज़र आ रहा है, और उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड जो है एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को जो इसका नाम तहरीक इंसाफ है उसको बजाय नहीं दी जा रही। आपका टेक चाहूँगा, बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती से विक्टिमाइजेशन जब हम हुकूमत में थे तो उस वक्त भी हुई, और मैं समझता हूँ कि अब भी विक्टिमाइजेशन जो है हो रही है। ये विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा अपना एक, मैं बता दूं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं समझता हूँ, पहली तो बात यह है कि मैं हर सूरत चाहता हूँ कि पाकिस्तान को जो
कानून है, पाकिस्तान का जो आईन है, उसको सब पर फौकियत है। पाकिस्तान के आईन पे अमल होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये रेसिपी फॉर डिजास्टर आप कर रहे हैं। लेकिन गवर्नर केपीके का जो इस वक्त किरदार है वो तो आइन तोड़ने के मुताबिक है जी। मरकज में इलेक्शन दूसरे वक्त पे होगा तो पूरे मुल्क में कभी आने वाले 10-20 सालों में स्टेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो कहेंगे कि मरकज ने ये कर दिया। तो इसलिए मैं पीडीएम के लोगों को भी अपील करता हूं कि खुदा के लिए एक डेट पे एग्री कर जाएं और पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन करा लें। 1 महीना इलेक्शन लेट होने से और पीडीएम के लिए 2 महीने पहले होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो खुदा के लिए पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसके बारे में सोचें। इलेक्शन जरूर होने चाहिए। हम कोशिश करें कि इलेक्शन सारी असेंबलियों के एक दिन हो जाएं ताकि जो भी हुकूमत आए वो दूसरे पे हम इल्जाम तराशी जो है वो ना कर सकें। लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। आप 2 दफा पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस के गवर्नर रहे और हमने आपको देखा कि आपने बड़ी अच्छी तरह वो टेन्योर गुजारे, लेकिन आज जो गवर्नर केपी के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को लेके इन जो सूबाई असम्बली के इलेक्शंस की डेट को अनाउंस करने से गुरेजा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखें जी, मैंने तो हमेशा आइन की पासदारी की है और मैंने जब मैं पार्टी में था उनको भी कहा कि एज ए गवर्नर मैं जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत पूरा काम करूंगा, लेकिन किसी सूरत में भी आइन जो है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। तो मैं तो सबसे कहता हूं कि आइन जो है उसकी पाबंदी करें। बहुत वेरी मच चौधरी साहब, बहुत मेहरबानी। देखिए बात ये है, चौधरी साहब काफी हाई स्पिरिट्स में लग रहे थे। उन्होंने अभी चूंकि नई पार्टी स्टार्ट की तो उसमें उनके ज़हन में ये था कि ऑब्वियस है कि हमने जो करना है उनके लिए या पाकिस्तान के लिए आने वाले मुस्तकबिल के लिए, जाहिर सी बात अपनी वो बात है एग्जैक्टली वो बहुत जरूरी है कि आप आपके पास ऑप्शंस कम रह गई थी। हाँ, इस वजह से भी मैंने चौधरी साहब के पास ऑप्शन इसलिए कम रह गई थी जी कि ये नून लीग में को भी गुजारा है। हाँ जी, उस दौर को भी मैंने देखा, उस वक्त भी मतलब शाकी थे उनसे, सीएम जो उस वक्त थे परवेज इलाही साहब, उसके बाद पीटीआई में भी रहे, उस वक्त भी ये शाकी थे। लेकिन अब हम समझते हैं कि उनके पास ऑप्शन 2 थी, बल्कि एक ही थी, जिसको उन्होंने अवेल नहीं किया, कि जो इनके बारे में कहा जा रहा था कि ही इज गोइंग टू ज्वाइन पीपल्स पार्टी जी। अच्छा, तो मेरे ख्याल में क्योंकि माजी में चौधरी साहब जो है बेनजीर भुट्टो को सपोर्ट करते रहे, व्हेन ही यूज्ड टू लिव इन यूके, तो इन्होंने बड़ा उनके रिसेप्शन भी ग्लासगो में किए और बड़ा उनके साथ इनका इंटरेक्शन भी था। लेकिन उसके बाद जो हालात थे, उसके बाद ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के असैसिनेशन के बाद का नून लीग में आ गए, और इसके बाद अब मैंने देखा है तो अब मेरे ख्याल में इनके लिए जो अब ऑप्शंस थी बड़ी लिमिटेड थी। और मैं समझता हूँ कि अमली सियासत में, क्योंकि मैं बहुत से राजों का अमीन भी हूँ चौधरी साहब के, इनके साथ लातादाद दफ़ा इन्होंने हमें बुलाया और अपनी दिल की बातें भी की जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी थी। तो अब मेरे ख्याल में हम सोच रहे हैं कि अगर तो ये किंग्स पार्टी नहीं है जैसे माजी में बनती नहीं है, तो फिर इनको ऑपोजिशन लीडर का रोल प्ले करने पड़ेगा, मे बी आउट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि जीतने का सवाल तो नहीं नजर आ रहा। क्योंकि आपको पता है हमारे पास टाइम भी कम है और अपने नाजरीन से हम वादा करते हैं कि हम टॉप स्टोरीज उन साथ शेयर करेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। ये तो हो गया तोशा खाना वाला और ये सारा सिलसिला, और ये चौधरी साहब ने पता नहीं है, उन्होंने कहा हम लोग तो काफ लीग है, ऑब्वियसली रजिस्टर करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। एग्जैक्टली बेसिकली काफ लीग ही है। ऑब्वियसली अगर हम काफ लीग का नाम नहीं लेंगे तो हमें वो डिफरेंशिएशन जो होती है वो नजर नहीं आएगी इसमें। एग्जैक्टली वही ना, एग्जैक्टली। अच्छा नाज़रीन, एक और बात, जिले शाह की मौत के शवाहिद मिटाने का जो इल्ज़ाम है वो इमरान खान पर आयद किया जा रहा है और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। प्लस आपको पता है कि चूँकि इलेक्शन होने की जो तैयारियाँ हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी तैयार हो गई हैं और 12 दफ़ा पीटीआई की जानिब से शिकायत की गई कि हमें रैलियां निकालने की इजाज़त नहीं दी जा रही ताकि हम कंपेन कर सकें। तो वो जनाब ज़िला इंतज़ामिया का लाहौर में पीटीआई को रैली जो है मशरूत वो इजाज़त मिल गई। अदलिया और इदारों के खिलाफ तकरीर की उन्होंने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए और उसकी इजाज़त नहीं होगी। आप अपनी कंपेन करें, आप अपना सब कुछ करें, ज़रूरी नहीं है कि आप इदारों को तनकीद का निशाना बनाएं या आप किसी भी अदलिया की किसी भी फैसले को लेकर उसके ऊपर तकरीर करें। ये 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं, प्लस कराची डेवलपमेंट और मतलब उसके अंदर अरबों रुपए की जो बेकायदगियाँ हैं ना, वो 14 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान और ऑडिट रिपोर्ट में माली बदअनवानी का इंकशाफ सामने आया है।
हर जगह पर इंकशाफात सामने अपनी जगह पर आती हैं, बट हर जगह पर कुछ क़वाइद व ज़वाबित होती हैं, लेकिन बीच के जो ये मोरे होती हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं कि जो अच्छा खासा इदारा होता है ना उसका नुकसान भी करते हैं और उस इदारे का नाम भी बदनाम करके रहते हैं। काश साहब आप क्या कहते हैं? देखिए, आपने जो बात की है, जिले शाह की बात की, वो डेफिनेटली मर्डर था। पुलिस ने उसको बुरी तरह ब्रूटली जो है उसको मारा, उसके बाद वो ले गए, उसके बाद उन्होंने सर वो मान भी तो नहीं रहे। सुने ना, ताकत का नशा है ना। अच्छा, उसको मार दिया, उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी बरामद की, जहां से भी उसके ऊपर हादसा लगा दिया, पहले उसका कत्ल का मुकदमा कर दिया अपोजिशन लीडर के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, उसके बाद कल आज जो उन्होंने FIR की वो उनके ऊपर साजिश का कर दिया, हादसा करार दे दिया। लेकिन ऐसे कत्ल छुपा नहीं करते। और मैं दूसरी बात आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट करने वाला हूँ कि जब आप इलेक्शंस की बात करते हैं, निगरान हुकूमतों का जो किरदार होता है, वो किरदार जो है ये पंजाब की हुकूमत खो चुकी है। आमिर मीर जो है वो उसके आप अगर बयानात देखें तो वो तो ऐसे लगता है कि जैसे तहरीके इंसाफ का दुश्मन है, और जिस किस्म की वो लैंग्वेज बोलता है और जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल IG साहब ने और CM साहब ने की, तो उसके बाद तो लगता यही है कि एक बहुत बड़ा महाज जो है PTI के लेकिन वो ये तो कह रहे थे कि मेरे खिलाफ भी तो बात हो रही है, वो अपने आप को क्लियर आउट करने की बात कर रहे थे। खिलाफ बात तब होगी जब आप बाइस होंगे। निगरान हुकूमतों के निगरान हुकूमतों का एक डोमेन होता है, आप उससे बाहर निकलते हैं जब, तो फिर आप बाइस होते हैं। सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम सिर्फ अपने लिए और अपने मुल्क के लिए दुआ कर सकते हैं। ये था सबको देनी एग्जैक्टली, ये था आज का प्रोग्राम हमारा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।